यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। यह खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे रायबरेली। जनता से रूबरू होते हुए सरकार के बजट का खूब बखान किया, लेकिन जब इससे इतर सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रश्न हुए तो कन्नी काटते नजर आने लगे और प्रश्नों का गंभीरतापूर्ण उत्तर न देकर टालते नजर आए। भूमाफियाओं को लेकर जब सवाल डिप्टी सीएम के सामने आया तो डिप्टी सीएम बड़ी सफाई से अपनी साख बचाने की कोशिश में लग गए। सरकार द्वारा पेश बजट का गुणगान करने शहर के एक होटल में पहुंचे डिप्टी सीएम पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। केंद्र सरकार का बजट पास होने के बाद रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वो पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। डिप्टी सीएम ने बताया कि जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया वो स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के हित में की है। जो बजट पास हुआ उसमें किसानों के आय का जो मुनाफा होगा वो 1.5 गुना से ज़्यादा होगा। वहीं जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम से एंटी भूमाफिया के बारे में प्रश्न किया तो डिप्टी सीएम बंगले झाँकते नजर आए तो वो गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि जब पीड़ित व्यक्तिगत मिलेगा तो देखेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पहले पंचायत चुनाव होंगे, फिर उसके बाद बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसमें लगभग 56 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षाओं की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वही 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे पूरे देश में और इनके साथ साथ 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। रिसर्च वर्क के लिए भी कई 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो एनएच के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे वो तमिलनाडु में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, इनके लिए विशेष तौर पर जहां व्यवस्था की गई है वहीं मध्य वर्ग को और खासतौर से वृद्धजन को सुविधा देने के लिए कि 75 साल की आयु अगर प्राप्त कर लिया तो आयकर रिटर्न की जरूरत नहीं। इस बात का परिचायक है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जबकि पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है हमारे, वो अगले वर्ष डबल डिजिट में होगी। ये शायद दुनिया के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण, एक संदेश के तौर पर है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से प्रेरित होकर तमाम विकास कार्यों को और केंद्र की योजनाओं को उनके साथ में मिलकर अंतिम कार्य रूप दे रही है। चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, या पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे है वो हो, हमने चाहे वो गोरखपुर का लिंक रोड हो, हमने सारा एक ऐसा समग्र प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि चारों ओर विकास की गति तेजी के साथ में बढ़े। गांव-गांव शौचालयों का निर्माण, गांव-गांव अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हो, हर घर पाइपलाइन के माध्यम से जल को पहुंचाने की व्यवस्था हो या हैंड पाइप के माध्यम से, यानी पीने के पानी की समस्या का निवारण के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया है। इसलिए ये बजट सर्वग्राही है, समावेशी है, कृषि आधारित है, शैक्षिक उन्नयन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाला है, उद्योगों के लिए एक नया स्वप्न जागृत करने वाला है, महिलाओं और नौजवानों के लिए जहां आशा का केंद्र बिंदु बना है, वहीं रक्षा संसाधनों के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा। बताने का काम हमारे जो सर्वे हुए उन्होंने किया है। तो ये एक तमाम कार्य थे जिनके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। यही कुछ रायबरेली के संदर्भ में कहना था। रायबरेली में आने वाले पंचायत चुनाव के लिए हमारे बूथ अध्यक्षों तक के स्तर की बैठकों का दौर प्रारंभ हो रहा है। मंडल अध्यक्षों के मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे हमारी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पूरी तौर से चुनाव की तैयारी है। चुनाव शांतिपूर्ण हो और व्यवस्थित तरीके से निष्पक्ष हो, ये सरकार की प्राथमिकता है।
सर सवाल ये है कि बजट को लेकर बात नहीं हो रही है, तो आप राज्य के प्रभारी मंत्री हैं, तो राज्य के लोग इस बजट को कुछ मिला या नहीं मिला, और आगामी जो प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, देखिए, केंद्र का जो बजट होता है उसका जो लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, रायबरेली भी वो जिला उत्तर प्रदेश का ही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारा वो कारखाना था RCF रेल कोच वाला, कि पहले केवल खुल गया था, आज वहाँ पे सारा उत्पादन शुरू हो गया है। एम्स हमारा आज डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी पैसे का प्रावधान है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश का बजट होगा, उसका भी सीधा लाभ तमाम जिलों को जहां मिलता है। तो जो लाभ है, जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है फैजाबाद से, तो उसका लाभ रायबरेली तक का आएगा, रायबरेली को मिलेगा। तो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी की, उनका नियोजन हर जिलों को मिले, उत्तर प्रदेश की ये व्यवस्था है। आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है गंगा एक्सप्रेस, लेकिन जो किसानों से जमीन ली जा रही है उनसे खरीदी जा रही है, जबकि आपने एक कानून है किसानों का अधिग्रहण का, उसके हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें किसानों का फायदा कैसे होगा? नहीं, अधिग्रहण के जो नियम सरकार ने लागू किए हैं वो देश के सर्वोत्तम नियमों में से हैं, जो किसानों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। क्रय क्यों किया जा रहा था? नहीं, क्रय भी किया जा रहा है, अधिग्रहण भी कर रहे हैं। उनको जो उनकी लागत मूल का जितना देने का वादा किया गया था, वो सरकार उसका भुगतान कर रही है। सर, बोर्ड परीक्षा और पंचायत चुनाव की तारीखों में क्या आगे रहेगा, क्या पीछे जाएगा? पंचायत चुनाव पहले हो जाएंगे और बोर्ड की परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद 24 अप्रैल से होगी। सर, एक ऊंचा हर का मामला है, आपकी सरकार कहती है एंटी माफिया सेल बनाया गया है। आपको एक और बता दें कि 15 तारीख से, कल से सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी खुल जाएंगे। तो सर, एंटी भूमाफिया सेल जो बना हुआ है उसमें कहा गया है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी और आपकी सरकार कर भी रही है, लेकिन एक दलित है ऊंचा हार का जो लगातार कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहा है, उसमें उद्योग विभाग जो सरकारी विभाग है वही उसकी जमीन को बेच रहा है, जबकि देखिए, ये व्यक्तिगत प्रकरण जिनका आपने जिक्र किया, ये सब जब हम लोग के सम्मुख आते हैं तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अगर ये प्रकरण आएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी पार्टी के नाम से जानी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी और आपके जिला मीडिया प्रभारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। आप इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए नहीं करें कि निचले स्तर पर अगर किसी ने कोई त्रुटि के कारण किया होगा तो उसका संशोधन भी उन्होंने कर लिया होगा। अरे सर, इससे पहले भी धन्यवाद आपका, धन्यवाद।